हेलो एंड वेलकम सेशन। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पंजाब के एग्रीकल्चर के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है, हम पंजाब की जीके डिस्कस कर रहे हैं, तो पंजाब का जो पीसीएस एग्जाम है, दूसरे एग्जाम सभी के लिए दिस इज यूजफुल। और अभी हम कुछ टॉपिक जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम रिवर्स पंजाब की बात कर चुके हैं। हम पंजाब का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है वो सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और पंजाब की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, चाहे वो पंजाब की सुबह मूवमेंट था या फॉर्मेशन ऑफ पंजाब है, राइट, आनंदपुर रेजोल्यूशन है, तो वो सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो इस चैनल पे आपके पास दूसरी वीडियो अवेलेबल होंगी, वो चेक कर सकते हैं जाके। देयर वुड बी सम सेपरेट फोल्डर फॉर दैट, प्ले लिस्ट होगी, तो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे फिजियोग्राफी है, और ये तो बहुत सारे टॉपिक हमने जब ज्योग्राफी की क्लासेस की थी डिस्कस में, है ना, लाइव सेशन किए थे, तो उसमें मैंने ऑलरेडी वो चीज़ें डिस्कस की थी। तो जो चीज़ें पंजाब रिलेटेड वहाँ डिस्कस नहीं हुई, चाहे वो हिस्ट्री थी चाहे वो ज्योग्राफी, तो यहाँ पे हम वो डिस्कस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर अगर इंडिया की बात करें, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियोस आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पंजाब पीसीएस क्रैश कोर्स होगा, तो उस पर आप क्लिक कीजिए, देयर विल बी मल्टीपल वीडियोस। तो वहाँ पे आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी वीडियो चाहें वो देख सकते हैं, अवेलेबल हैं। और पंजाब स्पेसिफिक यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी चाहे हमने कवर किया है। तो चलिए पंजाब के एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं आज हम। तो पंजाब का एग्रीकल आपको पता है, पंजाब का जो एग्रीकल्चर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पंजाब एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट है, और यहाँ की जो बहुत पॉपुलेशन है, या मेजॉरिटी पॉपुलेशन कह लीजिए, मोर देन 60% आप कह सकते हैं, वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। पंजाब क्या है? पंजाब एक किसानों का स्टेट है, वैसे कह सकते हैं, है ना। पंजाब में किसान ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, आपको खेत ही नज़र आने वाले हैं। जो शहर हैं, जो इंडस्ट्री है, वो रिलेटिवली कम है। तो इसीलिए पंजाब को इंडिया की ग्रीनरी कहते हैं, ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, क्योंकि पंजाब जो एरिया अगर देखें उसके हिसाब से बहुत छोटा है। इंडिया का जो एरिया उसका सिर्फ 1.5% आप कह सकते हैं इंडिया के एरिया का। जबकि जो आपका बफर स्टॉक है इंडिया का, जो इंडिया की नीड है, सेंट्रल पूल जो हमारा स्टॉक है, बफर स्टॉक बेसिकली, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो चाहिए उसमें पंजाब कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1.5% एरिया के बावजूद हम राइस रफली 31% कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो वीट है वो 46% कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर ये डेटा की बात करें, मैंने कहाँ से लिया? ये जो पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे आया था लेटेस्ट वाला, ये मैंने वहाँ से डेटा लिया है। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे सही है तो ये डेटा भी सही है, इकोनॉमिक सर्वे में गलत अगर होगा तो वो अलग चीज़ है, बट वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है सर्वे, उसमें गलतियां नहीं होंगी, तो उसको हम ऑथेंटिक मानेंगे। तो यहाँ जो डेटा है दैट इज़ ऑथेंटिक, मैंने वहीं से एक्सट्रैक्ट किया है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें, जो इंडिया का वीट है उसका 14% पंजाब प्रोड्यूस करता है, 1.5% एरिया में 14% वीट। और जो राइस है वो 10% हम प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ याद रखिए, जो डेटा है कि हमारा इतना कंट्रीब्यूशन है, ये चीज़ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो रहा है पहले के मुकाबले। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो दूसरी स्टेट्स हैं पंजाब के अलावा, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में अगर आप 20 साल पहले देखो, 10 साल पहले देखो, तो उतना प्रोडक्शन नहीं था। पंजाब, हरियाणा, ये दो मेजर स्टेट हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस के साथ साथ हम क्या करते हैं, पंजाब कंट्रीब्यूट करता है दूसरी स्टेट्स के लिए भी, दूसरी स्टेट को सप्लाई करता है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी स्टेट ऐसी नहीं है, तो मध्य प्रदेश इमर्ज हो गया, साउथ में सी स्टेट इमर्ज हो गई, तेलंगाना प्रोड्यूस करने लगा। तो अब जो पंजाब का कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल पूल में, वो रिड्यूस्ड है। ये जो आपको 31% और 46% नजर आ रहा है, ये रिड्यूस्ड है। पहले 50-50%, 70-70% हुआ करता था, right? तो ये चीज़ें हमें समझनी है बेसिकली फैक्ट के साथ साथ। अगर आगे बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये कहेंगे जो पंजाब की जीडीपी है। अब इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी है और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर वैसे भी नहीं तो आपको वैसे आइडिया होगा कि जैसे इंडिया की जीडीपी है, ये किसकी है? स्टेट की जीडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसमें पंजाब कितना का एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो सिर्फ एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं रफली 25% है। तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है, राइट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो वर्क फोर्स है पंजाब की, उसमें 24.6%, आप रफली 25% कह लो, तो 25% जो वर्क फोर्स है वो इसमें इंगेज है। और अगर मैं गांव की बात करूं, जो रूरल एरियाज है, वहाँ पे जो रूरल वर्कर्स हैं वो रफली
5.76, यानी कि आप 36% आप कह लीजिए वो किस में एंगेज हैं, एग्रीकल्चर में एंगेज हैं। तो आपका बहुत बड़ा चंक जो है वो किस में, एग्रीकल्चर में एंगेज है। उसके अलावा इसकी और इम्पोर्टेंस क्या है, जो इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, कैसे, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री आप कह लीजिए, चाहे वो प्लाईवुड इंडस्ट्री कह लीजिए, है ना, और चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कह लीजिए, तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है किसका है, फूड प्रोसेसिंग में सपोज कीजिए ब्रेड बनती है, तो ब्रेड के लिए जो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। तो ब्रेड की जो इंडस्ट्री है, फ्लोर मिल्स हैं, राइस मिल्स हैं, ये सारी मिल्स हैं, ये इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर से डायरेक्ट लिंक तो ऐसे से हमें, हम कहते हैं कि इंडस्ट्री बिल्कुल अलग चीज़ होती है, वो एक अलग सेक्टर है। बट यहाँ पे पंजाब में कुछ ऐसा है कि अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो ये इंडस्ट्री भी नहीं है। दूसरी आप बात करें कि आप कहें कि साइकिल पार्ट्स या साइकिल बनते हैं, ट्रैक्टर्स बनते हैं पंजाब में, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पे भी हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं। कैसे, ये जो ट्रैक्टर्स हैं या यानी कि हम कहेंगे उसको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, तो जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बन रहे हैं तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर सर्विस एंड मार्केट, तो ये रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर रहा है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री जो सामान बना रहा है तो उसका मार्केट भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कंज्यूम हो रहा है। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स हमने बात की, कंबाइन मशीन्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, तो जो टूल्स यूज हो रहे हैं उसके अलावा फर्टिलाइजर्स हैं, राइट। नंगल में एक फैक्ट्री है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, है ना, NFL, तो वो क्या बनाती है, फर्टिलाइजर्स बनाती है। तो वो इंडस्ट्री है पर किसको दे रही है वो अपनी सप्लाई, मार्केट कौन है उसके लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ये नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके अलावा सर्विसेज में भी कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए एज ए मार्केट भी है, उसके लिए एज ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल भी है। तो एग्रीकल्चर का रोल बहुत बड़ा है पंजाब में। इसका मतलब अगर एग्रीकल्चर को आप इग्नोर करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, आप पंजाब की इकोनॉमी को इग्नोर कर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब ये, आप इंडस्ट्री को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये नहीं कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको इंडस्ट्री पे ही फोकस करना है, एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे तो भी इंडस्ट्री ही डेवलप होगी, क्योंकि पंजाब ऐसा ही है, पंजाब में मिनरल्स नहीं है तो यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अगर आप कहो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, स्मेल्टर्स, वो नहीं लगाई जा सकती, है ना। ऑयल रिफाइनरीज, अब आप कहेंगे कि बठिंडा में है ना ऑयल रिफाइनरी, बठिंडा में जो लगाई गई है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से लगाई गई है, वो रॉ मटेरियल बेस्ड नहीं है। तो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ मिनरल्स जो हैं वो नहीं अवेलेबल है। मेटेलिक मिनरल्स कौन से हैं, नॉन मेटेलिक कौन से, ना कोयले निकलता ना आयरन है या किसी और चीज़ की माइंस नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए एग्रीकल्चर ही है, तो एग्रीकल्चर को ही हमें डेवलप करना पड़ेगा ताकि पंजाब डेवलप हो सके। ज्योग्राफिकली अगर देखें तो पंजाब का जो एरिया है दैट इज 50,362 स्क्वायर किलोमीटर, आपको पता है ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की होगी, जिसमें से जो कल्टीवेबल एरिया है 41.14 लाख हेक्टेयर है एज पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो जिसमें से जो हमारा नेट सोन एरिया है दैट इज 81.7%, यानी कि हमारा जो नेट सोन एरिया काफ़ी ज़्यादा है, कम नहीं है, क्योंकि इंडिया पे नेट सोन एरिया इज रफली 46% था, कम होता जा रहा है वो, और पंजाब का इट इज़ 81.7%। तो पंजाब का जो कल्टीवेबल है नेट सोन एरिया वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या खास है, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो कवरेज बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि जहाँ पे आप खेती करेंगे पंजाब में, आपके पास इरिगेशन के मीन्स हैं, चाहे वो कैनल्स हो सकती हैं, चाहे वो ट्यूबवेल हो सकती है, या कोई डैम से कुछ और तरह की सप्लाई हो। 98% है विच इज़ हाईएस्ट इन इंडिया, यानी कि पंजाब में 98% जो एग्रीकल्चर एरिया इट इज़ कवर्ड बाय इरिगेशन। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल इसका मतलब है कि पंजाब में एग्रीकल्चर प्रॉस्परस है, इस वजह से क्योंकि इरिगेशन सप्लाई है। पानी बारिश का अगर नहीं आता, क्योंकि पंजाब में बारिश उतनी नहीं होती जितनी दूसरी स्टेट्स में होती है, दूसरी चाहे बिहार देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में रफली 300 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, कहीं 250 है, कहीं 200 है। बिहार में इट इज रफली 250 सेंटीमीटर। पंजाब में कितनी है, 100 सेंटीमीटर है ईस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ जाइए तो 40 से 50 सेंटीमीटर सिर्फ। तो इतने कम रेनफॉल में एग्रीकल्चर होना ज़रूरी नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। तो हमने क्या किया, हमने आर्टिफिशियल तरीके अपनाए, इरिगेशन के साधन बनाए, ट्यूबवेल्स और कैनल्स। तो उससे हो क्या रहा है, उससे हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी, तो हम फसलें आराम से उगा पाते हैं। मेन कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता है।
इसलिए पंजाब ऐसा कर पाता है। उसके अलावा जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो ऐसी हैं कि फसल उगाई जा सकती है। सबसे पहले आता है सॉइल यहाँ की। सॉइल इज मेजॉरिटी एलुवियल सॉइल है, रिवर्स है यहाँ पे, खादर के एरियाज हैं, तो फर्टाइल सॉइल है। बाकी जो हमने डिस्कस किया था सॉइल से रिलेटेड इश्यूज होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, क्लाइमेट उसको अफेक्ट करता है, तो टेक्सचर फर्क पड़ सकता है। ओवरऑल पंजाब की सॉइल जैसी भी है सूटेबल है फॉर एग्रीकल्चर। थोड़ा बहुत फ्रैक्शन हो सकता है, पैचेस हैं जो खराब हैं या जहाँ पे हम उतनी अच्छी खेती नहीं कर सकते, बट ओवरऑल इट इज गुड। इसका जो क्लाइमेट है दैट इज सब ट्रॉपिकल या सेमी एरिड है, तो पूरा एरिड तो नहीं है, जैसे राजस्थान के जो एरियाज हैं उसके बॉर्डर पे पंजाब के एरियाज वो सेमी एरिड हैं। तो हमारा जो क्लाइमेट है दैट इज सब ट्रॉपिकल, बारिश है 40 से 100 सेंटीमीटर या 400 से 1000 मिलीमीटर, और ज़्यादा कब होती है? मोस्टली मॉनसून। मॉनसून चल रहा है अभी, तो इसी में होगी। सॉइल हमारी मेनली एलुवियल है, फर्टाइल है, लोमी सॉइल है, क्योंकि टोपोग्राफी जो हमारी प्लेन है, यानी कि हिली एरियाज नहीं है जहाँ पे खेती करना मुश्किल हो जाता है। तो प्लेन एरिया होने की वजह से क्या, इट इज़ वेरी इजी फॉर अस फॉर द फार्मिंग, या कैनल्स बनाना तो आसान है, तो एक्सीलेंट फॉर फार्मिंग है। और ऊपर से कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का? इरिगेशन का, विच इज़ हाईएस्ट, 98% एरिया जो है पंजाब के एग्रीकल्चर का वो इरीगेटेड है। सो दीज आर द वेरी गुड कंडीशन, जिस वजह से हम अच्छी खेती और अच्छी फसल ला पाते हैं। जो मेजर क्रॉप्स हैं पंजाब की, अगर सीजन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, रैंडम तो बहुत कुछ बात कर सकते हैं। हमें पता है कि खरीफ की फसलें होती हैं, रबी की फसल होती है, और बीच में होती है उन दोनों के जैद की फसल। जो रबी की फसलें हैं जनरली, इनको हम विंटर्स ही कहते हैं। तो रबी कब? नवंबर में इसकी जनरली हम सोइंग करते हैं, नवंबर में बीज डालते हैं, और अप्रैल जब समर आने वाली होती है तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो हम वीट, मस्टर्ड, बार्ले और ग्राम इसकी खेती करते हैं पंजाब में। तो ये क्या है? रबी क्रॉप्स हैं। ये क्वेश्चन है जो प्री में आते हैं ऐसे, और फैक्ट है बेसिकली, जो आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आप नॉलेज रख लीजिए। उसके बाद जो समर्स में, तो जो मई वाला एरिया, उसमें जनरली क्या आता है? ये वाली जैद की फसलें आती हैं, जिसमें वेजिटेबल्स देखते हैं, मूंग देखते हैं, फ्रूट्स कुछ देखते हैं, जैसे मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, तो ये फ्रूट्स उगाए जाते हैं इसमें, तो ये जैद है। उसके बाद जो खरीफ है, ये अक्टूबर तक उगता है। ये कौन सी है? जैसे रेनी सीजन की बेसिकली आप कह सकते हैं इनको। रेनी सीजन में होता क्या? भारी बारिश होती है, ज़्यादा बारिश से होता क्या, आप वो क्रॉप उगा सकते हैं जिसको ज़्यादा डिमांड है पानी की, जैसे राइस है। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप कॉटन उगा सकते हैं, बाकी मेज़ है, बाजरा, शुगर केन, क्योंकि राइस को ज़्यादा पानी चाहिए और पूरे पंजाब में ज़्यादा पानी नहीं होता। जैसे हमने बात की, ये जो एरिया है इधर हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इधर रफली 40 सेंटीमीटर जब बारिश होती है, तो इधर आप राइस ज़्यादा उगा सकते हैं, इधर कम है। बट हमने क्या किया, वो हमने कैनल्स बनाई हुई हैं, इस वजह से उगा पाते हैं हर तरफ। पर कुछ एरिया तो डोमिनेट करेंगे। पर ये क्लासिफिकेशन है सीजन के अकॉर्डिंग जो हम क्रॉप उगाते हैं। तो राइस जो है पूरा साल नहीं उगेगा। राइस की फसल पंजाब में खरीफ क्रॉप में आती है, खरीफ के टाइम पे उगेगी, और रबी के टाइम में वीट ही उगेगा, मस्टर्ड उगेगा, राइट। फिर जो क्रॉपिंग पैटर्न है हमारा, तो क्रॉपिंग पैटर्न में क्या देखते हैं, कौन सी क्रॉप्स यहाँ डोमिनेट करती हैं। पंजाब, क्योंकि हमने बात की फूड बास्केट है इंडिया की, तो यहाँ पे डोमिनेट क्या करेगा, यहाँ पे करेंगे जो फूड ग्रेन है ना, वो डोमिनेट करेगा। तो फसलें कौन सी है? फूड ग्रेन वाली, खासकर वीट है, राइस है, ये डोमिनेट करता है। तो आप देख लीजिए पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा आपको नज़र क्या आने वाला खेतों में? सरसों, सरसों नहीं, राइस, पैडी उगाई जाती है, जीरी, चोना, ये कुछ कहते हैं उसको, और वीट, कणक, राइट, ये उगाते हैं। उसके अलावा बहुत सी फसलें जैसे कॉटन वगैरह है, बट ये डोमिनेट, मैं कह रहा हूँ डोमिनेट करती हैं ये। जो 86.4% एरिया जिस पे खेती होती है पंजाब में, उस पे रफली इतने एरिया पे सिर्फ फूड ग्रेन उगता है, जिसमें आप वीट, राइस, सीरियल्स और पल्सेस, मतलब वीट राइस के साथ साथ पल्सेस भी ले सकते हैं। और ऐसा क्यों है? उसका रीज़न है अश्योर्ड इनकम। गवर्नमेंट ने सभी पे एमएसपी नहीं दी हुई है। अब इस पे एमएसपी मिलती है, जब एमएसपी मिलती है तो किसान क्या प्रेफर करेगा? जहाँ से उसको अश्योर्ड इनकम हो। एमएसपी फिक्स है तो उसको पता है कि अगर मैं वीट उगाऊंगा या राइस उगाऊंगा, मेरे इतना राइस उगेगा, तो मल्टीप्लाई बाय रेट वो कर देता है, एमएसपी मल्टीप्लाई कर लेता है, तो उसको पता लगता है कि उसकी टेंटेटिव इनकम क्या होने वाली है। तो जब इनकम का आपको पता है, श्योर्ड इनकम है, तो आप वही काम करने की कोशिश करेंगे, कुछ और नहीं उगाएंगे। आप सब्जियों पे नहीं जाएंगे, आपको पता है कि अगर सब्जियां उगाई तो अगर वो सेल ना हुई, और सब्जी का क्या रेट हो सकता है कि
वो फ्लक्चुएट करता है। मार्केट में सब्जी का रेट कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जब आप उगा के ले गए उस टाइम क्या रेट था और आपको सही दाम नहीं मिला, तो आप प्रेफर नहीं करेंगे उगाना। तो इसलिए अश्योर्ड इनकम एक रीज़न है पंजाब के क्रॉपिंग पैटर्न का ऐसा होने का, या एमएसपी कह लीजिए। ये एक रीज़न है, बहुत सारे रीज़न हैं जो हम बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखें, जो मक्की है, तेल के हैं यानी ऑयल सीड और मेज़, इनका जो शेयर अब कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि लोग व्हीट और राइस की तरफ ही तो हैं, जबकि ये पहले बहुत ज़्यादा उगाया करते थे। अब ये डेटा मैंने इकोनॉमिक सर्वे में देखा, तो उसको अगर एनालाइज करें कि पंजाब कैसे शिफ्ट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डेटा है जी, राइट। जैसे 1960s ये वो पीरियड है जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब आने लगा तो धीरे धीरे अब 22-23 की बात करें, क्योंकि डेटा हमारे पास यही होता है, असेसमेंट होके सारा डाटा तो तैयार नहीं होता, तो गवर्नमेंट के पास वही अवेलेबल होगा। तो अगर मैं बात करूँ राइस की, पैडी उगाते हैं, उसका राइस बनता है 60s में, क्योंकि फसल इसको पानी बहुत चाहिए। 5% के करीब आप कह सकते हैं, 4.8% आप कह सकते हैं, सिर्फ 5% एरिया पे आप चावल उगाते थे, जो कि अब बढ़ के कितना हो चुका है, रफली 40% है। कितना बढ़ गया? 800% ग्रोथ है यहाँ पे एरिया में। क्यों है? क्योंकि अश्योर्ड इनकम है, और जो दूसरे इनपुट्स चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, सब अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किए हैं। तो जब मुझे गवर्नमेंट सारा कुछ दे रही है, तो मैं किस तरफ जाऊँगा? मैं पैडी की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है एमएसपी है उसकी, और मैं जो प्रोड्यूस करूँगा वो सारा सेल हो जाएगा। एक दिन, 2 दिन, हफ्ते में सेल हो जाएगा। उसी तरह वीट, वीट क्योंकि पॉपुलेशन पंजाब में सफिशिएंट है, ऑप्टिमम है उतनी, तो वीट पहले भी उगता था, अभी भी। अब तो पहले रफली आप कह दिए 27% ज़मीन पे हम वीट उगाते थे, जो कि अब कितना हो गया, आप कह सकते हैं रफली 45% हो गया, तो 45% पे। तो आप कह सकते हैं कि करीब करीब डबल हो गया है, 100% का इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे शो किया है। बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसे मेज़, हमने कहा कि मेज़ पहले आप कह सकते हैं 7% का, अब कितना है, अब 1% है। तो डिक्लाइन ट्रेंड है। क्यों डिक्लाइन है? क्योंकि मेज़ पे एमएसपी नहीं है। तो मैं क्यों उगाऊंगा जब मुझे पता है शोर्ट इनकम नहीं है मेरी? बाजरा, बाजरा उगाते थे क्योंकि हम कोर्स सीरियल ही ज़्यादा उगाते थे। आप यहाँ पे देख लीजिए, मक्की उगती थी पंजाब में, बाजरा उगता है, जौ उगता है, दालें उगती हैं, और अब क्या है, बाजरा इज नील, उगाना बंद कर दिया, जमाना हो गया हमारे, है ना, कुछ सालों पहले। मतलब 920 से तो उगा ही नहीं रहे, 90s में मैंने खत्म ही कर दिया था। इट वॉज वेरी वेरी निग्लिजिबल, आप कह सकते हैं, नेग्लिजिबल ही था। बार्ले पहले 1.5% के करीब था, अब वो 0.1% ही रह गया है। दालें उगती थी पहले 20%, तो मेजर चंक था दालों का। क्यों? क्योंकि पंजाब की ज़मीन, पंजाब का क्लाइमेट ऐसा है, ड्राई ज़्यादा है। आप जो हम बात करें कि पैडी उगा पा रहे हैं, वो तो आर्टिफिशियल तरीके से पानी दे रहे हैं ना, नेचुरली तो नहीं है। तो नेचुरलिटी सूटेबल, जैसे आज भी अगर आप बात करें, मध्य प्रदेश, इन्हीं को कहते हैं ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये रिलेटिवली सेमी कंडीशन वाले एरिया हैं जहाँ बारिश उतनी नहीं होती। तो वो, जैसे मध्य प्रदेश के बारे में हम कहते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। पंजाब भी पहले 20% एरिया में रफली उगा रहा है, 19% लिखा है ना, 19.1, और अब कहाँ पे है? अब 1% भी नहीं है, नेग्लिजिबल रह गया। तो अब हम दालें उगाते ही नहीं, थोड़ी बहुत उगा ली तो उससे क्या होता है। ऑयल सीड्स 4% के करीब था, अब ऑयल सीड्स गायब से नजर आते हैं। शुगर केन, तो मतलब शुगर केन भी डिक्लाइन आप देख रहे हैं, तो सारे क्या हो रहा है, डिक्लाइन ही डिक्लाइन नजर आ रहा है। कॉटन का एरिया वो भी डिक्लाइन हो रहा है। क्यों डिक्लाइन हो रहा है? अब आपके पास रीजन है। जब किसान को अश्योर्ड इनकम नहीं मिलते, तो वो शिफ्ट कर जाता है दूसरी क्रॉप्स पे। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सिर्फ फ्रूट्स में आप देख रहे हैं थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड, बाकी जगह नहीं है। तो ये पंजाब का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल देख सकते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल देख सकते हैं कि क्या है जो क्रॉपिंग पैटर्न है, उसमें क्या चेंजेस हैं। जो फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं उनका शेयर बढ़ा है। पैडी जो पहले 5% पे थी, 40% पे आ गई है। जो वीट 27 पे था, वो 45% पे आ गया है। मेज जो 7% पे थी, वो 1% पे आ गई। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है पैटर्न में। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं। दूसरा, जो लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग का मतलब क्या कि एवरेज एक किसान के पास जो ज़मीन है उसका साइज क्या है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, राज्यसभा में क्या कह लीजिए, पार्लियामेंट का जो डेटा है उसके मुताबिक, है ना, ये मैंने किसी किताब से नहीं लिया, मैं पार्लियामेंट के डेटा की बात कर रहा हूँ। उसके मुताबिक
इंडिया का जो किसान है उसमें से 80% किसान की जो एवरेज होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर है। यानी कि वो किसान स्मॉल छोड़िए, मार्जिनल है, मार्जिनल फार्मर यानी कि गरीब किसान है। उसके मुकाबले अगर मैं पंजाब की बात करूं, तो अगर इंडिया में मार्जिनल 69% है तो पंजाब में सिर्फ 14% है। तो इसका मतलब पंजाब में जो बड़े किसान हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा हैं, और जो छोटे किसान हैं वो रिलेटिवली कम हैं। लेस, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। तो इसलिए जब आप कंपेयर करते हैं दूसरी स्टेट से, पंजाब का किसान प्रॉस्पेरस क्यों नजर आता है? क्योंकि पंजाब में एवरेज जो जमीन है किसानों के पास, वो दूसरे स्टेट के किसानों के जमीन के बदले उनके खेत का जो साइज है उसके कंपैरिजन में हमारी साइज बड़े हैं खेतों के। जो छोटे किसान हैं पंजाब में वो बहुत कम है, जो हमने कहा कि 14% है जो मार्जिनल हो, जो बिल्कुल छोटे हैं। और जबकि इंडिया में वो 70% तक हैं, 69% लिखा हुआ है ना। जो बड़े किसान हैं, बड़े किसान किसको हम कहते हैं? जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है उसको बड़े किसान बोला जाता है, राइट। तो इंडिया में 1% है, पंजाब में वो 5% है जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ी जमीन जमीन है। 10 हेक्टेयर का मतलब क्या है? उसमें 50 एकड़ भी हो सकती है, उसके बाद 100 भी हो सकती है, उसके बाद 500 भी हो सकती है। 10 से ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि 10 है उनके पास। तो ये एक रीज़न है कि पंजाब में जो लैंड होल्डिंग्स है वो बड़ी हैं, उस वजह से प्रोडक्शन हमारे ज़्यादा है। अब क्रॉप्स कौन सी हम उगाते हैं? जो मेजर क्रॉप्स हैं वो वीट है, ये राबी क्रॉप है जो मेन फूड क्रॉप है पंजाब की। और ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, यही स्टेपल डाइट है हमारी। राइस नहीं है, राइस बहुत उगता है बट राइस नहीं है। और हमने बात की कि पंजाब जो इंडिया का टोटल वीट है उसका 14% कंट्रीब्यूट करता है। और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है जो इसको उगाते हैं वो सेंट्रल के हैं, साउथ के डिस्ट्रिक्ट हैं, लुधियाना, संगरूर, बठिंडा। ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं राइस के पंजाब में। सॉरी, वीट की, आई एम सो सॉरी। अगर मैं राइस की बात करूं तो उसमें राइस इज अ खरीफ क्रॉप जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। उसके बावजूद कि हमारे पास पानी कम है, बट रिवर से यानी कि रेनफॉल का पानी कम है हमारे पास, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नेचुरली कम है। हमने इरिगेशन जो है वो डेवलप किया। तो उस वजह से जो इंडिया का टोटल प्रोडक्शन है उसमें 10% पंजाब कंट्रीब्यूट करता है। और मेनली जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे उगाया जाता है पंजाब में, वैसे तो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में राइस उगाया जाता है, बट पटियाला, मानसा, अमृतसर, फिरोजपुर, दीज आर द मेजर डिस्ट्रिक्ट या मेजर प्रोड्यूसर। उसके अलावा कॉटन की बात करते हैं। कॉटन ज़्यादा उगता है मालवा के रीजन में। अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मालवा क्या एरिया, क्योंकि आप लोगों को इतना पता ही है कि सतलुज रिवर के साउथ में जो एरिया है, हमने रिवर्स पढ़ी है ना। अब आपको पता है पंजाब में कि सतलुज कहाँ पे है, ब्यास कहाँ पे। कि अगर सतलुज की मैं बात करूँ, सतलुज नदी और इधर ब्यास, तो सतलुज के साउथ में जो एरिया सारा, दिस इज कॉल्ड मालवा। ये आपको पता है दोआबा, और ये माझा है, माझा, दोआबा और मालवा, है ना, ऐसा कुछ है। तो उसमें बठिंडा, मानसा, फजल का जो एरिया है वो है जहाँ ये उगाया जाता है, क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी है, राइट। प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे पेस्ट है वो लग जाता है, इसको कीड़ा लग जाता है और रेट कम मिलता है, तो वो इश्यूज हैं। बट ये एरिया मोस्टली कॉटन के लिए है। उसके अलावा मेज, हमने बात की मक्का। मक्की जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, कम उगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि पैडी की पे प्रेफरेंस दी जा रही है ना। तो ये कहाँ उगती है ज़्यादा? जो सब माउंटेन एरियाज हैं, जो सब माउंटेन जोन है जिसको हम कहते हैं कंडीदा एरिया, हिली जोन जो है नीचे वाले, उसमें होशियारपुर, नवांशहर इसमें मेन है जी। उसके अलावा ऑयल सीड्स की बात कर सकते हैं, पल्सेस की बात कर सकते हैं। तो मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, सीसम जो तिल होता है वो, और ये रबी में उगाया जाता है, रबी क्रॉप है। तो मूंग आजकल उगा रहे हैं, उड़द उगा रहे हैं। क्यों उगाई जा रही है, क्यों प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे हम पल्सेस को? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जो है हम उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या है डाइवर्सिफिकेशन, अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो अब जो ये क्रॉप्स हैं हमारी, इसकी प्रोडक्शन की बात करें, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द मेजर क्रॉप्स इन पंजाब। ये डेटा भी इकोनॉमिक सर्वे का ही है। एक से आप देख लीजिए, दोनों का हम डेटा देखते हैं। जैसे पैडी की बात करते हैं सबसे पहले। पैडी मीन्स पंजाबी में क्या कहते हैं, जीरी, चोना, है ना। जिसमें से आप क्या निकालते हैं, इसमें से राइस निकाला जाता है, इसको शेलिंग करके, मिलिंग करके। प्रोडक्शन कितनी है और प्रोक्योरमेंट कितनी है हमारे यहाँ पे? प्रोक्योर का मतलब क्या है? प्रोक्योर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कितना परचेज करती है। सो दिस इज परचेज बाय गवर्नमेंट, राइट।
कि जितना किसानों ने उगाया वो मंडी में आया, मंडी में आके सरकार ने कितना खरीदा। प्राइवेट लोग भी तो हैं जो परचेज करते हैं मंडी में आके, कर सकते हैं, बाहर भी हो सकता है, पॉसिबल है। 80s में जो प्रोडक्शन थी, ये जो प्रोडक्शन दी है उसके आगे 3 जीरो लगानी, वो मीट्रिक टन है। यानी कि रफली आप कहेंगे 48 लाख मीट्रिक टन था पैडी का प्रोडक्शन 80s में। अभी कितना है? अभी इट इज 205 लाख मीट्रिक टन LMT, क्योंकि मैंने ये हटा दिया, 24 के आगे 3 जीरो लगानी है, मीट्रिक टन के लिए ऊपर यही लिखा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे ही दिया हुआ है, वहीं से मैंने एक्सट्रैक्ट किया ये। तो जिसमें से प्रोक्योर कितना कर रहे हैं, हम पहले प्रोक्योर कर रहे थे 44 लाख MT, यानी कि 91.4%, रफली 91% पंजाब गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही थी, और आज कितना कर रही है? तो ये 97 तक भी हमने किया है 2020 में, 22 में कितना किया है? रफली 89%। तो 90% अब कह रहे हैं, तो आप प्रोक्योर करते करते, यानी कि सरकार, जो लोग पैडी उगाते हैं, राइस उगता है, उसका 90% सरकार ही प्रोक्योर करते, 10% जो प्राइवेट प्लेयर्स लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे परसेंटेज में भी आ गया और क्वांटम भी आ गया। कितना, जैसे यहाँ पे कितना है? 182, 205 लाख MT उगाया पंजाब के किसानों ने, 182 लाख मीट्रिक टन जो है वो पंजाब सरकार ने प्रोक्योर किया, यानी कि खरीदा, परचेज किया। वहीं पे अगर मैं वीट की बात करूँ, डेटा वीट का है, तो वीट के बारे में हम क्या कह रहे हैं? 76 लाख आप कह सकते हैं। 1980-81 में इतनी प्रोडक्शन थी 76 लाख मीट्रिक टन की, और प्रोक्योर कितना हो रहा था? 42 लाख मीट्रिक टन आप कह सकते हो। रफली हम आधा करे थे, 55% आप कह लीजिए सरकार प्रोक्योर करती थी। कब की बात है? 80s की बात है ये। अब वो डेटा कहाँ पे पहुंच चुका है? प्रोडक्शन है 165 लाख मीट्रिक टन की, जिसमें सरकार कितना परचेज कर रही है? 102 लाख परचेज किया था 2022 में, जबकि 2021 में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुई थी। कितनी? 132 लाख मीट्रिक टन हमने क्या किया? प्रोक्योर किया। और प्रोडक्शन कितनी? 141 लाख। उससे पहले कितनी है? 171। उससे पहले कितनी? 176। यानी कि पंजाब जो है एक बम्पर क्रॉप की तरह उगा रहा है। और ये 21 वाला जो पीरियड कौन सा है? कोविड वाला पीरियड है, जिसमें हमने इतना उगाया। और सरकार प्रोक्योर कितना कर रही है? अब सरकार का डेटा देख लीजिए, यहाँ पे 88% प्रोक्योर किया। 22-23 में थोड़ा सा कम है, अदरवाइज अब यहाँ भी आप कह सकते हैं 90% तक पंजाब सरकार प्रोक्योर कर ही लेती है, यानी कि परचेज कर ही लेती है। इसका मतलब क्या है? इस डेटा को देख लिया आपने, समझ लिया, मतलब क्या है? मतलब समझना ना एग्जाम के लिए। आपको ये पता कि प्रोडक्शन कितनी है, सारा सरकार नहीं परचेज कर रही, आपको ये पता है 90% सरकार परचेज कर रही है, तो आपको ये पता है कि कितना परचेज कर रही है। परचेज करके करती क्या है सरकार? एक्चुअली जो पंजाब गवर्नमेंट परचेज करती है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। क्यों करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बफर स्टॉक रखती है कि अगर ज़रूरत पड़ी, इंडिया में क्राइसिस हुआ, मानसून फेल हो गया, वॉर लग गई, तो आपके पास स्टॉक होनी चाहिए, बफर स्टॉक, ताकि पब्लिक को खाना खिलाया जा सके, फूड ग्रेन होना चाहिए। तो वो कहाँ से लिया जाएगा? स्टेट से। तो पंजाब गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देती है परचेज करने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे पंजाब सरकार परचेज करती है। तो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स परचेज कर सकते हैं, वो करते हैं, तो पंजाब सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे स्टोर कर, परचेज करके उसको स्टोर कर लेती है। अब उसका होता क्या है? दो चीज़ें, जो आप कहते हैं ना राशन की दुकानों पे जो राशन मिलता है, दूसरी स्टेट में मिलता है, पंजाब में मिलता है, वो कहाँ से आता है? यही जो प्रोक्योर किया जाता है, ये वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक तो इसका मतलब ये है। दूसरा मतलब क्या है? जब आपको पता है कि 90% पंजाब में सेल हो रहा है, कौन परचेज कर रहा है? गवर्नमेंट। और 10% कहाँ जा रहा है? 10% परचेज कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स, है ना। 10% रफली आप कह सकते हो सकता है कुछ परचेज ना भी होता, क्योंकि लोग अपने खाने के लिए भी रख लेते हो। तो आप कह सकते हैं अगर 10 नहीं तो 6 होगा, 7% होगा ही होगा। अल्टीमेटली इसका मतलब ये है, जो पंजाब का किसान वीट और पैडी उगाएगा, उसको ये तो अश्योरेंस है कि वो उग जाए, सेल हो जाएगा। अगर प्राइवेट प्लेयर नहीं भी ले पाएगा, तो कौन लेगा? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेगी। और किस रेट पे लेगी वो उसको पता है, MSP पे लिया जाता है। तो वो निश्चिंत है कि मैं जितना मर्जी उगाऊं, मैं 1 एकड़ में उगाऊं, मैं 10 एकड़ में उगाऊं, मैं 100 एकड़ में उगाऊं, मैं 1000 किलोग्राम उगाऊं, मैं 100 लाख मीट्रिक टन उगाऊं, मैं जितना मर्जी उगाऊं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको खरीदेगी खरीदेगी। जब मुझे अश्योरेंस है, तो ऑब्वियस है मैं क्या उगाऊंगा? जिस चीज़ की एश्योरेंस है। तो इसीलिए पैडी और वीट को पंजाब में ज़्यादा उगाया जाता है, ये रीज़न है इसका। और मुझे लगता है आप लोगों को ये पहले पता भी होगा, नहीं पता तो अब हमने डिस्कस कर लिया, क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि मुझे ये डाउट है, एक्सप्लेन कीजिए, आई एक्सप्लेन, डोंट वरी, राइट।
फिर आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? देखो, जब हम देखा ना पंजाब में इतनी प्रोडक्शन है, हमने देखा कितनी प्रोडक्शन, इतनी परचेज हो रही है। अब ये हैरानी की बात है, छोटा मोटा चीज नहीं है। यहाँ पे हम कह रहे हैं 200 लाख मीट्रिक टन पैडी प्रोड्यूस की हमने, प्रोडक्शन की। और राइस, सॉरी, वीट कितना कर रहे हैं? वीट कहीं 170 लाख मीट्रिक टन कर, 165 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कितना प्रोड्यूस परचेज कर रही है? 130 लाख मीट्रिक टन कर रही है। प्रोडक्शन पे आते हैं तो प्रोडक्शन हमारे पास 150 लाख मीट्रिक टन तक है। तो क्या रीजन इतना हो पाता है? उसका रीजन है इंटेंसिटी होना। अब इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी को आम आदमी की भाषा में समझे तो जितनी जमीन है उसका कितने परसेंट आप यूज कर पा रहे हैं। जितनी जमीन है, मान लीजिए किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है उसके पास। अब वो क्या करता है कि वो उस पे वीट उगाता है। रबी की क्रॉप है तो वीट उगाता है। तो कितने पे उगाता है? कुछ इशू आ जाता है, वो 9 एकड़ पे उग पाती है। कुछ एरिया खाली रह जाता है, किसी भी वजह से हो जाए कि वहां पे पानी नहीं आया, कुछ हुआ, तो 9 एकड़ पे उसने वीट उगा लिया। अब वीट पूरा साल नहीं उगता, कुछ महीने बाद वो उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। फिर उसने कुछ नहीं उगाया, छोड़ दिया कुछ महीने के लिए। फिर उसने क्या उगाया? फिर उसने पैडी उगाई उसने, राइट। हम, ये साइकिल तो हमारा है। दिस इज द क्रॉपिंग पैटर्न ना। अब कितने पे उगा? उसने पूरे 10 एकड़ पे उगा लिया। तो पहले 9 पे 10 पे टोटल कितने एकड़ पे उसने उगाया? टोटल 19 एकड़ यूज किया उसने। एक ही खेत को 2 बार यूज किया। तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, कितना? 19 एकड़ पे उसने टोटल खेती की। और एक्चुअली कितना? 10 एकड़। तो कितने परसेंट हो गया? इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई 100 से, तो इट इज 190। सो जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 190% है। इसका मतलब जितनी जमीन है उतनी ही वो और यूज हो रही है, तो कई बार जमीन को यूज किया जा रहा है। अब ये जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ये इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। पंजाब की, इंडिया की जो है 152.7%, आप कह सकते हैं 153% कह लीजिए, जो पूरी इंडिया में, यानी कि जमीन को 1.5 बार यूज किया जाता है। पूरी जमीन को, पूरी जमीन 2 बार यूज नहीं होती है इंडिया में। बट अगर हम पंजाब की बात करें, 90s में भी हमारा डेटा 180% का है, जो कि अब कितना है? रफली 190%। तो 190%, दिस इज हाईएस्ट इन इंडिया। अगर नेशन कंपैरिजन करेंगे नेशनल चार्ट से, तो हम बहुत ऊपर हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो बेसिक इनपुट्स चाहिए वो है, हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, हमारे पास पेस्टिसाइड्स, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, हमारे पास अच्छे सीड्स हैं, HYV सीड्स जिनको कहते हैं। तो उस वजह से ये सारा हो पा रहा है। वो ना हो तो आप नहीं कर पाएंगे। ज़मीन इतना नहीं होता कि ज़मीन में सब कुछ होता है, आप इनपुट्स देते हैं तब हो पाता है। तो उसी वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, यील्ड जिसको कहते हैं, तो वो बढ़ी हुई है। पहले इसको समझ लेते हैं अगर आपको डाउट है तो। यील्ड क्या है? प्रोडक्शन कितनी पर हेक्टेयर या पर यूनिट लैंड। अब इसका मतलब क्या होता है पर यूनिट ऑफ लैंड? कि एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया, वो बिस्वा ले लीजिए, वो एकड़ ले लीजिए, वो किला ले लीजिए, हेक्टेयर ले लीजिए। अगर हेक्टेयर लेते हैं तो एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम कोई फसल उगती है, वो उसकी यील्ड या प्रोडक्टिविटी है। हो सकता है दो जगह आपने कंपेरिजन किया, एक पंजाब ले लिया और एक कोई और स्टेट ले लीजिए, राजस्थान ले लिया मान लीजिए। 1 एकड़ का एक खेत है, तो जिसमें आपने वही पंजाब में, वही राजस्थान में, तो वहाँ पे खेती की। यहाँ पे जो जब आपने वीट उगाया, यहाँ पे वो निकला मान लीजिए 4000 किलो होगा 1 एकड़ में। राजस्थान में हो सकता है वो 1500 किलो हो। ये जस्ट एक कंपैरिजन है, दिस इज नॉट द रियल एग्जाम्पल कि इतना ही उगता है। तो दोनों में फर्क है, बराबर जमीन है पर प्रोडक्शन फर्क है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? किस चीज का फर्क है? ये यील्ड का फर्क है। पंजाब की यील्ड या प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। और तभी हम कहते हैं कि जो पंजाब में फूड ग्रेन हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया के कंपैरिजन में वो ज़्यादा है, इट इज़ हायर। और फूड ग्रेन की बात करूंगा तो इट इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। पूरे इंडिया में जितनी फूड ग्रेन उगते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी पूरे इंडिया की, हाईएस्ट पंजाब की है जी। बट अभी जो है वो स्टेगनेटिंग है, मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है। तो ऑब्वियस है, लिमिट होगी ना, कितनी बढ़ा लोगे? आपको जब तक या तो नई कोई चीज़ें लेके आनी पड़ेगी, नई टेक्निक लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि जो हम कर रहे हैं, हम HYV सीड से कर रहे हैं, जो कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में यूज़ किए थे। अब वही सीड आज यूज़ हो रहे हैं, वही सारे इनपुट्स आज यूज़ हो रहे हैं, तो उनमें चेंज
जब तक नहीं आएगा, तो आप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा पाएंगे? आपको टेक्नोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा, नई टेक्निक्स लेके आनी पड़ेंगी, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो या कोई और टेक्नोलॉजी हो। कि बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आप नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कर सकते हैं, यह सैटेलाइट को यूज़ करेंगे हम। आप जो है ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस है, वो यूज़ करेंगे जिससे आपको वेदर का डेटा मिलेगा। आप वेदर से देखेंगे, आप सॉइल टेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सी क्रॉप यहाँ पे अच्छी हो सकती है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी आप लेके उसके बाद कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज जैसे चाइना, वहाँ अगर कंपेयर करें तो उनसे थोड़ी सी कम ही होगी, हमारी ज़्यादा नहीं हो सकती प्रोडक्टिविटी, राइट। तो पंजाब में कितनी है प्रोडक्टिविटी? तो 2022-23 का डेटा है, ये पंजाब गवर्नमेंट का डेटा है, जैसे मैंने पहले बताया, इकोनॉमिक सर्वे से मैंने लिया है। तो कितने किलोग्राम फसल उगती है 1 हेक्टेयर में पंजाब में? तो कौन सा डेटा? सीरियल्स, यानी कि फूड ग्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। तो दो है, ये जो है ये कलर इंडिकेट कर रहा है इंडिया, और येलो जो कलर इंडिकेट कर रहा है पंजाब को। तो अगर इंडिया में सीरियल्स 2321 किलोग्राम उगते हैं 1 हेक्टेयर में, तो पंजाब में वो 4300 किलोग्राम है, यानी कि डबल के करीब तो है। तो हमारी जो पर यूनिट प्रोडक्शन है पंजाब की, वो ज़्यादा, ये भी एक रीज़न है हमारे पंजाब में ज़्यादा प्रोडक्शन होने का। पल्सेस की बात करूँ तो इंडिया में 944 किलोग्राम है, हमारे 1205 किलोग्राम है, तो वो भी ज़्यादा है। ऑयल सीड्स की बात करूँ तो 1362 किलोग्राम है इंडिया में, पंजाब में 1537, यानी कि हर तरह से हर क्रॉप में हमारी जो पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो क्रॉप वाइज से आप देख सकते हैं कि किस क्रॉप की कितनी प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्शन है पर यूनिट एरिया, और डेटा आपके काम आने वाले एग्जाम में। जैसे 60s में क्या था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो उस टाइम 1 हेक्टेयर में 1009 किलोग्राम चावल उगता था, जो कि अब बढ़ते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमने काम किया उस पर, टेक्निक्स पे। तो 2022-23 का डेटा क्या कहता है? 4341 किलोग्राम जो है 1 हेक्टेयर में चावल उगता है, यानी कि 400% हम ले आए। वीट जो 1244 किलोग्राम था, अब कितना उगने लगा है? अब उगता है 4710 किलोग्राम। तो ये भी 400% आप कह सकते हैं रफली आप ले आए। तो 400% आप ग्रोथ दिखा रहे हो यहाँ पे, 400% पे पहुँच रहे हो जाके आप। तो किस वजह से हो पाए? अब ये सवाल बनते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से पंजाब की जो यील्ड है या पंजाब की प्रोडक्टिविटी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ती ही गई है और अभी नहीं बढ़ रही है। अब स्टेग्नेशन है, तो क्यों है? सवाल मैंने दे दिया आपको, ढूंढिए इसको, क्योंकि ये ढूंढेंगे जब दिमाग में आपके सवाल आ गया। अब जब भी आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके मन में सवाल होगा कि ये जवाब क्या होना चाहिए, राइट। उसी तरह चाहे वो मेज़ की बात कर लीजिए, तो मेज़ में भी कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी डेटा जो है वो 4-4 गुना बढ़ा हुआ है। शुगर केन जो 33,956 यानी कि 34,000 कह सकते हैं किलोग्राम है ना? अब कितना है? या 33 मीट्रिक टन है, अब कितना? 83 मीट्रिक टन, 83,000 किलोग्राम। अगेन डबल से ज़्यादा हो गया, 3 गुना होने वाला है, रफली आप कह सकते हैं 300% होने वाला है। कॉटन में ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं दिखी है, थी पर दोबारा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड है किस चीज़ का? प्रोडक्टिविटी का, पंजाब का, जो कि इंडिया में फिर भी हाईएस्ट है जी, या ज़्यादा ही है। रीज़न क्या? इनपुट्स की वजह से। अब क्या इनपुट्स हमारे पास ऐसे हैं जो बाकी के पास नहीं है? देखिए, ये है ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स। पंजाब में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, बाकी जगह नहीं आया, बाकी जगह में आया पर पूरे इंडिया में तो नहीं आया, और वो ग्रेजुअली आया, सारे में नहीं आया। तो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है, राइट। जैसे सीड्स थे, वो हमारे पास आए HYV सीड्स। अब उनको कुछ चीज़ें चाहिए, उनको फर्टिलाइज़र चाहिए, क्योंकि ज़मीन में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो आपको आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। उसी वजह से पंजाब हाईएस्ट फर्टिलाइज़र कंजम्पशन रेट में आता है इंडिया में। और भी स्टेट हैं जिनकी पहले कम थी, पंजाब की पहले सबसे ज़्यादा कंजम्पशन था पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब पर एकड़ जो हम करते हैं। अभी दूसरी स्टेट भी आ गए, तेलंगाना भी बहुत करने लगा है, और पुडुचेरी वो भी बहुत फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगा है। तो एनी हाउ पंजाब उनमें से एक है। पर उसका नुकसान क्या हो रहा है? सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है बार बार ये करने से। तो मुद्दा ये है कि प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों है? हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, दूसरा कि पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। अब कीड़ा ना लगे, अपनी क्रॉप आपने उगा दी, वो ख़राब ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? केमिकल्स डालेंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है इससे? एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, है ना? तीसरा जो बड़ा रीज़न है वो है मैकेनाइजेशन का। दूसरे स्टेट के मुकाबले जो पंजाब है मशीन यूज़ करता है, ट्रैक्टर यूज़ होता है, यहाँ पे कंबाइन मशीन यूज़ होती है, हार्वेस्टर यूज़ होते हैं, तो मशीनों से काम ज़्यादा होता है। तो हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, तो
वो एक रीज़न है, उससे क्या होता है जल्दी काम हो जाता है, आप एक के साथ एक की बजाय 2 फसलें उगा सकते हैं। सो दीज़ आर द इनपुट्स जिसकी वजह से हो रहा है। अब इसमें अगर पैटर्न देखें फर्टिलाइज़र का कि पंजाब में जो कितना है, जैसे मैंने बताया कि पंजाब बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करता है, कब से करने लगा? ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से करने लगा, पहले तो हम नहीं करते थे क्योंकि प्रोडक्शन नहीं थी। तो अब देखो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ है, पर यूनिट यानी कि पर हेक्टेयर जो है 37 किलोग्राम रफली कर रहे हैं, 37.5 किलोग्राम, जो बढ़ते-बढ़ते कहाँ पहुँच गया? 2010 तक आ गया, 243 जो अभी भी वहीं पे हैं, 256 तक पहुँच गए थे, अभी 240 पे हैं। तो आप कह सकते हैं रफली 240 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जो कि कितना था 40 आप कह लीजिए, तो 40 से 240 पे आ गए। 600% जो है आपने बढ़ा लिया, 600% पे पहुँच गए हैं आप। तो कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा है। अब आप खुद सोचिए, जब आप कहते हैं ना ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवर्स इम्पैक्ट क्या हैं, क्या बुरे नतीजे आ रहे हैं उसके। अब इतना फर्टिलाइज़र, इतना केमिकल डाल रहे हैं, कहाँ जा रहा है? वो ज़मीन में तो जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? फसल के अंदर तो जा रहा है, फसल आप खा रहे हैं तो आपके अंदर आ रहा है वो। ये प्रॉब्लम्स हैं, राइट? उसके अलावा जब हमारे पास बेनिफिट है वो है इरिगेशन का। इरिगेशन हमारे पास साधन बहुत अच्छे हैं, अगर आप उसको कंपेयर करो इंडिया के साथ। ये डेटा पंजाब गवर्नमेंट का है, मेरा डेटा तो नहीं है। तो अगर पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में क्या है, ट्यूबवेल से 78% इरिगेशन ट्यूबवेल्स करते हैं, और कैनल्स 22% जो है इरिगेशन कर रहे हैं, तो 100% जो है ऐसे कंट्रीब्यूट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो ट्यूबवेल यूज़ करते हैं, क्योंकि रिवर्स तो पंजाब में कितनी है, हमने बात की थी, रावी नदी है, ब्यास है और सतलुज, ये आपको पता है कि ये नदियाँ जो पंजाब में 5 तो भी नहीं है ना, उसमें से हमने क्या निकाला हुआ है, सतलुज में से, ब्यास में से, रावी में से कैनल्स निकाली हुई हैं अलग अलग जगह को। तो कैनल्स हर जगह तो नहीं जा पाती, पर ट्यूबवेल्स हर जगह तो आप लगा पाते हैं ना। कैनल एक बनेगी ना, वहाँ से आप कितने फर्दर चैनल निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो कैनल तो एक ही होगी, वहाँ से कितने किलोमीटर तक कर लेंगे, और पंजाब में कितनी कैनल से, गिनती के कैनल से ज़्यादा तो है भी नहीं। ट्यूबवेल है जो आप हर जगह हर गांव में लगा सकते हैं, कहीं भी घरों में लगा सकते हैं, तो ट्यूबवेल ही है, इसलिए पंजाब में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका नुकसान क्या है? देखो नहर से, देखो कि नहर का पानी क्या है, सरफेस पानी है, नदी में से निकाल के आपने नहर निकाली और उसका पानी सरफेस वाटर आप यूज कर रहे हैं। बट जो ट्यूबवेल है वो क्या है, वो जमीन के अंदर का पानी आप बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब जो ग्राउंड वाटर है आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं, वो खत्म हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि खत्म क्यों हो रहा है, बारिश आती तो पानी उसमें आ तो जाता होगा ऊपर से, कि जब बारिश पड़ती है तो कहाँ जाता है पानी, वो जमीन के अंदर ही तो चला जाता है, पर्कुलेट कर जाता है। इसमें हम ये कहेंगे कि पंजाब में बारिश कम है, तो उतना पानी पर्कुलेट नहीं कर पाता है जितना हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, या ये कह लीजिए जितना हम उसमें ऐड करते हैं उससे ज़्यादा ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो डेफिसिट में हम जा रहे हैं, सरप्लस की बजाय वो कम होता जा रहा है साल दर साल। तो ये इशू है, और आपने सुना होगा न्यूज़ में कि मालवा बेल्ट में पंजाब जो है उसमें पानी जो है बहुत कम होता जा रहा है ग्राउंड वाटर। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसा कैसे चलता रहा मतलब, जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, किस चीज़ का, पैडी का, तो अगर ऐसे ही एग्रीकल्चर चलता रहा पैडी का, तो आने वाले 10-20 साल में पता लगेगा आपके पास पानी नहीं है। अब इसको अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में सिर्फ 50% जो है वो ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है, कैनल से 26%, बाकी छोटे जो पुराने कुएं हैं वहाँ से लिया जाता है, दूसरे साधन है हमारे पास, और टैंक्स 3% है, तो सबसे कम टैंक्स है। ये मेजर सोर्स है आपके पास इंडिया में एग्रीकल्चर का, ट्यूबवेल्स, कैनल्स और टैंक्स। अदर्स में क्या आ जाता है, स्प्रिंकल इरिगेशन है, तो माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, और बहुत तरह के साधन हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कैनल्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं, जो कैनल्स अलग हम डिस्कस करेंगे, जो डैम्स और कैनल्स हैं, जो इरिगेशन बेसिकली जो प्रोजेक्ट है हम डिस्कस करेंगे अलग लेक्चर में, तो डोंट वरी। सरंद कैनल है, अपर बारी दोआब कैनल है, बिस्त दोआब कैनल है, तो ये कैनल्स हमारे यहाँ पे मेजर है। तो जैसे हमने बात की पंजाब में इतना सारा कुछ क्यों हो रहा है, इतनी प्रोडक्शन है, इतनी यील्ड है, पंजाब एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप कह सकते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है सेंटर पूल में, इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना खर्च नहीं करते, हम खुद कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, क्यों है? ग्रीन रेवोल्यूशन। और हमने बात की ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ज्योग्राफी डिस्कस की थी ना हमने लाइव क्लासेस में, तो वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पे सिर्फ उसके इम्पैक्ट की बात करने वाले हैं कि पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके इम्पैक्ट क्या है। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होंगे। पॉजिटिव तो यही है कि आपने फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ा ली, तो आपके पास खाने के लिए अनाज बहुत आ गया, इतना आ गया कि आप खुद भी खा रहे हैं, पूरे कंट्री को खिला रहे हैं। तो पंजाब क्या बन गया, सरप्लस हो गया, सरप्लस स्टेट हो गया। उसके अलावा क्या हुआ, जो गरीब लोग हैं, गरीब मतलब
गाँव के लोग हैं या गाँव में जो लोग रहते हैं उनकी इनकम बढ़ी क्योंकि खेती कहाँ पे होती है? गाँव में। तो रूरल इनकम इम्प्रूव हुई। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? जैसे पावर सप्लाई आपको चाहिए, उसके बिना तो आप ट्यूबवेल्स नहीं चला सकते। पावर हो गया, कैनल्स हो गई, अभी इसके लिए और क्या चाहिए? रोड चाहिए, तो रोड आपने बना दी है, स्टोरेज फैसिलिटी बना दी। तो अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट किस वजह से हो रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ। उसके अलावा लोगों की इनकम बढ़ी तो हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ने से जो स्टेट की इनकम है वो बढ़ी। नेगेटिव चीज़ें क्या हैं इसकी? नेगेटिव यही हुआ कि जो फोकस है वो व्हीट और पैडी पे ज़्यादा हो गया, मोनोकल्चर हो गया। व्हीट और पैडी जो है, खासकर पैडी, इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए तो वाटर टेबल डिप्लीट कर रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो पानी खत्म हो जाएगा पंजाब के अंडरग्राउंड का। बार बार केमिकल्स डालने से, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं एक्सेस में, तो सॉइल आपकी डिग्रेड कर रही है, उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। फर्टिलिटी कम होने की वजह से आप और फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो और ख़राब हो रही है, तो टॉक्सिक हो रही है आपकी जो सॉइल है। टॉक्सिक टॉक्सिसिटी बढ़ रही है उसकी, तो वो डिग्रेड हो रही है। तो इसका मतलब आपकी मिट्टी जो है पंजाब की वो ख़राब होती जा रही है। पेस्टिसाइड आप डाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन फैला रहे हैं। खासकर कॉटन बेल्ट है तो वो क्या करें? केमिकल है, कैंसर ही कॉज करेंगे वो। सो ये पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है ग्रीन रेवोल्यूशन के। ऐसे नहीं जब कोई जब चीज़ करते हैं वो सारा कुछ अच्छा ही करेगी, नुकसान भी करेगी। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या करना चाहिए? ये कहा जाता है कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। आपको स्विच करना चाहिए पैडी और व्हीट से किसी दूसरी क्रॉप पे, क्योंकि पैडी पानी ज़्यादा खर्च कर रही है तो आपको इसको बंद कर दीजिए, कुछ और उगाइए। पर नहीं उगा रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि अश्योर्ड इनकम यहाँ से दूसरी चीज़ों से, दूसरी क्रॉप से हमें अश्योर्ड इनकम नहीं है। तो कहा जाता है कि अभी हमें ज़रूरत किस चीज़ के? डाइवर्सिफिकेशन की। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि पानी का जो यूज़ है वो हमें कम करना है, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करनी है, और जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा दूसरी क्रॉप्स को। तो क्या करना चाहिए कि जो मेज़ है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, वेजिटेबल्स है, इनको प्रमोट कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको प्रमोट कीजिए, और स्कीम्स जो हैं वो चलाइए, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम हो, एग्रीकल्चर पॉलिसी में इंप्रूव करना पड़े कि करिए। फूड सिक्योरिटी मिशन है उसके लिए कुछ और करना पड़े तो कीजिए। फूड सिक्योरिटी मिशन में कैसे? व्हीट और राइस नहीं, आपको पल्सेस भी तो देनी पड़ेगी, तभी तो सिक्योरिटी बनेगी फूड की। खाली कार्बोहाइड्रेट्स तो कुछ नहीं होता, प्रोटीन भी तो चाहिए, है ना? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इंसेंटिव देना शुरू किया है लोगों को कि इसको प्रमोट किया जा सके। ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट है फार्मर्स को इंसेंटिव दे रही है। कितना? 1500 रुपीज़ पर एकड़ का, जो डायरेक्ट सीडिंग करेगा राइस की, जो डीएसआर राइस यूज़ करेगा जिसमें पानी कम यूज़ होता है। फिर जो दूसरी दाल है जैसे मूंग है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी अनाउंस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस करके, ताकि लोग राइस और व्हीट के मुकाबले अब पल्सेस की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब एमएसपी से क्या होगा? आप अश्योर्ड इनकम दे देंगे उनको कि आप उगाइए, हम परचेज कर लेंगे। तो राइस की बजाय लोग क्या उगाएंगे? पल्सेस। और पल्सेस बहुत कॉस्टली होती है, महंगी होती है, तो ज़्यादा पैसा आएगा, उसी एरिया से डबल या ट्रेबल हो जाएगी इनकम। उसके अलावा कुछ ऐसी वेराइटी जो कम पानी कंज्यूम करती है, गवर्नमेंट उनको प्रमोट कर रही है। तो ये गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। उसके अलावा अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो पंजाब में हॉर्टिकल्चर भी है। फ्रूट्स हैं, किन उगाते हैं, गावा उगाते हैं, वेजिटेबल्स है, पोटैटो अनियन उगता है। फ्लोरिकल्चर है, जो पेरिफेरल एरियाज है अर्बन के, जैसे चंडीगढ़ के पास लुधियाने के लिए, वहाँ पे उगाया जाता है। डेयरी है। पंजाब के गाँव में मेजर पार्ट में क्या होता है? फार्मिंग हम करते करते हैं, साथ में क्या होता है? डेयरी भी, पशु रखे होते हैं, गाय भैंसे पालते पालते, तो वो डेयरी भी साथ में चलती होती है। फिशरी है, साउथ वेस्ट एरिया, वहाँ पे जैसे फिरोजपुर का एरिया, मानसा का एरिया, वहाँ पे फिशरी की जाती है। बी कीपिंग आजकल चल रही है होशियारपुर और पटियाला के इलाके में चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि पंजाब का जो डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो इसके लिए फेवरेबल हैं, जहाँ पे आप फसलें उगा सकते हैं। जैसे किनूज हैं, है ना, ऑरेंज हैं, तो कहाँ पे? जो फाजिल्का के एरिया है, वो वाली बेल्ट है, वो फेवरेबल है, सही है इसके लिए, तो वहाँ उगाए जा सकते हैं। और 22-23 का जो टाइम था उसमें जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है फ्रूट्स की, वो किसके? किनू, गावा और मैंगो की पंजाब में है। लाइव स्टॉक की बात करें तो सेंसस हुआ पंजाब में, जो लाइव स्टॉक है वो इंडिया का लाइव स्टॉक का 1.3% है। कह सकते हैं 1% जो एनिमल्स हैं वो पंजाब में है। राइट। तो ये डेटा है जो इकोनॉमिक सर्वे का, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर बफेलो की बात करूं तो कितना है? लार्जेस्ट है हमारे पंजाब में। इंडिया की जो बफेलो है उसमें से 57% रफली
इंडिया के कहाँ पे, पंजाब में, और उसमें क्रॉस भी है और इंडिजिनियस भी है। हाईएस्ट पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है, इंडिया में रफली 250 ग्राम की होगी, पर पंजाब में कितनी है, 1.25 किलो की। कि पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है वो 1.25 किलो है। पोल्ट्री में भी जो पंजाब का शेयर है वो भी अच्छा है, रफली 2% शेयर है। कर क्या रहा है पंजाब, बेसिकली एफर्ट्स कर रहा है कि पंजाब को क्या बना रहा है, मॉडल डेयरी स्टेट ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। उससे होगा क्या, जब हम डेयरी की बात करते हैं, हम फ्लोरिकल्चर की बात कर रहे हैं, ये हम फार्मिंग से अलग बात कर रहे हैं, खेती से अलग बात कर रहे हैं, तो इसमें होगा क्या, अगर हम डेयरी को प्रमोट करते हैं तो किसान की जो इनकम है वो अश्योर होगी कि अगर फार्मिंग से पैसा कम भी आ रहा है तो डेयरी से भी आ जाएगा, तो उसकी इनकम बढ़ेगी। और अगर फसल खराब हो जाती है तो डेयरी से कुछ ना कुछ इनकम आएगी आएगी, यानी कि अश्योर्ड इनकम हम कह सकते हैं, राइट। तो अगर बात करें कि पंजाब का जो एग्रीकल्चर है उसके क्या चैलेंजेस है, क्या वो प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसको समराइज करके कुछ ऐसे कर सकते हैं कि पंजाब में ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, दिस इज़ वन इशू, यानी कि वाटर का एक बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे चलता रहा तो पंजाब में पानी नहीं बचेगा, तो वाटर क्राइसिस हम कह सकते हैं आएगा। किसके लिए, और किसी के लिए आए ना आए, खेती के लिए तो आएगा। सॉइल हेल्थ जो है वो खराब हो रही है, सॉइल डिग्रेड हो रही है, वो टॉक्सिक होती जा रही है, तो खेती के लिए अब ज़मीन सही नहीं रहेगी, उसकी फर्टिलिटी जो है वो उस वजह से वो डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन आ रही है उसमें। हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन जिसकी ज़रूरत है वो बहुत लो है, हम डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हम आज भी वीट और पैडी पे फोकस्ड हैं, जबकि करीब 30-40 साल पहले एक कमीशन बना था 1985 में, एस जौहल कमीशन। उसने रिकमेंड किया था कि क्या करना चाहिए आप लोगों को, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आपको स्विच करना चाहिए जो ये फसलें आपकी, जैसे वीट और पैडी मीन्स राइस, क्योंकि ये बहुत वाटर डिप्लीटिंग क्रॉप्स हैं। अगर इस पे फोकस करें तो आपका पानी जो है वो खत्म कम होता जाएगा। उसके अलावा जो लैंड होल्डिंग है पंजाब में स्मॉल है, पर वो फ्रेगमेंटेड है, जो बड़ी भी हैं। तो फ्रेगमेंटेड से क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक है, जितनी कंसोलिडेटेड होंगी उतना जो है खेती आसान रहेगी, मशीन उस पर चलाना, मैकेनाइजेशन करना आसान रहेगा, और रिलेटिवली इकोनॉमिकल होगा, सस्ता पड़ेगा। उसके अलावा एक इशू ये आता है कि सरकार ने एमएसपी तो दी, पर एमएसपी सरकार फिक्स कर रही है, पर जो कॉस्ट है उसको उगाने की वो बढ़ रही है। तो जो कॉस्ट और एमएसपी में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, या कह लीजिए कम होता जा रहा है, वो ठीक रहेगा क्या ना, कि एमएसपी अगर सरकार 25 रुपये दे रही है तो कॉस्ट पहले अगर 10 रुपये थी, अब कॉस्ट ही 20 रुपये हो चुकी है। तो जो किसान का प्रॉफिट है जो पहले 15 था वो कितना रह गया, 5 रह गया। तो इसलिए एमएसपी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। या पंजाब का किसान जो है शोर्ट इनकम तो है, बट उसकी इनकम कम हो रही है। फिर स्टबल बर्निंग का एक इशू हमारे पंजाब में, जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन हो रहा है। उससे दिल्ली में हमेशा सुनते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है, स्टबल बर्निंग ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। फिर क्लाइमेट जो है वो एक प्रॉब्लम बन रहा है। कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेरिएशंस है, कभी आप देखते हैं कि हेल स्टॉर्म्स आ गई, कभी बारिश जो है बेमौसम की होती जा रही है। तो ये इशू है जो पंजाब फेस कर रहा है, जिसके चलते ही हमें खेती को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब क्या करना है अभी आप सोचिए, फिर मिलेंगे। इसलिए हम बात करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की, हम बात करेंगे डैम्स की, राइट। तब तक एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।